मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। हमने अयोध्या को उस रूप में देखा है जहां पर कोई अयोध्या आना नहीं चाहता था। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अयोध्या का भ्रमण नहीं करना चाहता था। अयोध्या जैसे बिल्कुल तज दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दीपावली से एक दिन पहले वहां पर दीप जला करके परंपरा आरंभ कर दी। लेकिन एक बहुत गहरा रिश्ता राम मंदिर से गोरक्षनाथ पीठ का है। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, उनके गुरु का है, उनके दादा गुरु जी का है। दो लड़कियां नाइट ड्यूटी करने के लिए सुनसान एक्सप्रेस वे पे एक साथ आई, उनके पिता उनको छोड़ गए थे। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस तब आता है जब प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको ये आश्वस्त करती है कि आप सुरक्षित हैं। एक कितना बड़ा बदलाव है, ये ऐसा कभी पहले देखा सुना नहीं गया था। तो जैसे आपने पूरे यूपी को इतना देखा है, इतना भ्रमण किया है, तो जो उत्तर प्रदेश में बदलाव आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो उनको आप कैसे देखती हैं? उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राष्ट्र है, एक जीता जागता राष्ट्र जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती हैं, सरजू राप्ती मैया है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि 2017 से लेकर अभी आज तक देश भर के जितने शास्त्रीय संगीत के कलाकार और लोक संगीत के कलाकार उत्तर प्रदेश आए, शायद बहुत समय से ऐसे कलाकार नहीं। जो मेरी आकांक्षा थी वैसी सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है, जो प्रदेश कल्चर का बजट अपना हर साल बढ़ा रहा है। यानी वह समझ रहा है कि संस्कृति ही असली पाठशाला है। संस्कृति के ही जरिए हम अपने आने वाले बच्चों को, युवाओं को, अपने वासियों को गढ़ सकते हैं। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जीवन के सबसे सुंदर रंग परिलक्षित होते हैं हमारे लोकगीतों में। मेरे लिए तो छठ पूजा एक बहुत सुंदर भारत की सांस्कृतिक सत्ता का सबसे सुंदर प्रतीक है छठ। उससे सुंदर कुछ नहीं। नमस्कार, आज हमारे साथ यहाँ पर इंडिया की फोक क्वीन पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पर आई अपना टाइम निकाल करके। बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर मिल करके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मैम कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जब से आपसे मुलाकात हुई है और आगे होती जा रही है, आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। ऐसा क्या है? दिन पर दिन आप संतूर होती जा रही है, एकदम ब्यूटीफुल, रेडिएंट एज ऑलवेज। अब पता नहीं मुँह छिपाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है बस कला के भीतर जो आनंद है वो आपको आत्मिक जब आनंद होता है, जीवन जीने का सुख हो और जीवन में जिस भी मार्ग पे आप चल रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें संतोष का भाव हो, तो मुझे लगता है वो अपने आप एक आभा दे देता है। बाकी तो जो कुछ होगा मेरे माता पिता की जीन्स है, उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, 80s के टाइम पर जब क्लासिकल म्यूजिक मेन स्ट्रीम था, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक ऑन टॉप था, तब आपने फोक म्यूजिक को क्यों चुना? मुझे लगता है इसका जवाब दे पाना एक पंक्ति में तो बहुत मुश्किल है। ये एक प्रारब्ध है और कई बार तो बहुत बड़ी जो विचार हैं, बहुत बड़ा कोई यात्रा है, वो आपको भी ढूंढती हुई आ जाती है। अब तो ये लगता है, लेकिन मुझे लगता है उस उम्र में जब हम शास्त्रीय संगीत सीख रहे थे, गा रहे थे और बड़े बड़े गुरुजनों को सुनने के लिए जाते थे और कहीं ना कहीं लगता था आह, यही अध्यात्म है, यही भक्ति है, यही संगीत है, यही आनंद है। उस बीच में कहीं ना कहीं उम्र मेरी थोड़ी थी उस समय, लेकिन दादी के संग, ताई जी के संग बैठ कर के जो गीत सुनती थी, तो मुझे लगता था कि जीवन के सबसे सुंदर रंग परिलक्षित होते हैं हमारे लोकगीतों में। और उनको कभी भी उनमें एकाकीपन तो है नहीं, सामूहिकता है। यानी वो गाए जाएंगे एक सामूहिक रूप में, वो एक सामूहिक भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। वो सुख हो, दुख हो, नैराश्य हो, निराशा तो है ही नहीं दरअसल हमारे लोकगीतों में। सुख हो, दुख हो, कोई संघर्ष हो या कोई कर्म हो, पराक्रम हो, श्रम हो, वो सब सामूहिक है। तो उसको बैठकर गाने के पीछे का जो भाव था कि बड़े छोटे दादी चाची जो नहीं भी उस गीत को जानती वो भी बैठ के साथ गा रही,
जो सामूहिकता का भाव था वो मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता रहा कि एक गीत को उठाते ही कैसे अलग अलग गांवों से अलग अलग समय में उस बैठकी में जुड़ने वाले सभी लोग कैसे उस गीत के भाव से कैसे जुड़ जा रहे हैं, और जो गीत के भाव हैं वो कैसे सबको मुदित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, वो छवि कहीं ना कहीं मन में रह गई। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रही कि उस समय भी इन गीतों को न तो मेरे साथ के आसपास के हमारे परिवार में भी और लोग थे, वो नहीं गा रहे थे, बल्कि कह सकती हूँ कि उपेक्षा ही करते थे। मेरा आकर्षण कैसे उन गीतों के प्रति रहा, अपनी उम्र से बहुत बड़ी ताई जी और दादी के साथ रहा, इसका तो कारण वही प्रारब्ध वाली बात है या कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हों। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो ये बात और समझ में आती गई कि जो दृष्टि मुझे दिख रही है वो समाज को नहीं दिख रही। आज का जो भारत है वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि संगीत को भी लेकर के एक लोगों के मन में एक भावना बन गई है। ये फिल्म का संगीत है, ये गज़लें हैं, ये क्लासिकल संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका संस्कार होना चाहिए। ये तो माता पिता नहीं समझ रहे थे, अच्छा है इसका बोध था। और उसके साथ साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं गांव से शहर का पलायन और आधुनिक होने की होड़, और उसमें सिर्फ दादी ही नहीं, ढोलक भी पीछे छूटती हुई, लोकगीत भी पीछे छूटती हुई, और लोक कथाएँ भी, लोकाचार भी, तीज त्यौहार भी। और जब एक बहुत दुर्भाग्य की बात क्या होती है कि जब हम कोई चीज़ से अनजान हो जाते हैं तो हम उसे खारिज करने लगते हैं। जैसे हमको यदि मान लीजिए किसी बात की जानकारी नहीं है तो हम पहले उसको खारिज करते हैं, क्योंकि जानकारी जब है ही नहीं तो हम उसके पक्ष में तर्क क्या देंगे। ये बात ज्ञान परंपरा की आई। पहले दादी थी तो बहुओं को बताती जाती थी ये क्यों होता है, ये क्यों किया जाता है। जैसे आपको अभी की उदाहरण बताऊं कि हम लोग अभी दिवाली के बाद बैठे हैं तो हमारी सास माता जी सब साथ ही हैं और हमारी बहू भी अब है। तो दिवाली में हम लोग सब साथ थे, तो धनतेरस की पूजा हुई तो ये लोग शाम तक पहुँचे गाड़ी से, और हमारी सास ने, और अब तो मेरी भी इतने सालों की आदत हो चुकी है, तो उस दिन झाड़ू जरूर हम लोग खरीदते हैं। और अगले दिन नरक चौदस के दिन सुबह कहते हैं कि दलिद्दर भाग लक्ष्मी आए। हाँ, ये घर घर की कहावत है। अब ये चीज़ें बताना और बताने के पीछे का भाव जब तक नई पीढ़ी को बताएंगे नहीं कि आप किस तरह से झाड़ू खरीदने के पीछे भी सफाई का ही भाव है, और कहीं ना कहीं आप झाड़ू खरीदते हुए किसी को कितना आप, ये पूरी एक चेन है ना। ये कोई तो झाड़ू बनाता है, कोई तो सूप बनाता है, अभी छठ आ रही है, कोई तो दिए बनाता है, दिवाली कैसे होगी। तो ये सारे जो भाव जिसमें समाज जुड़ा है, ये मुझे लगता है मुझे उस उम्र में दिखने लगा था। और ये एक मुझे लगा कि एक ऐसे भारत में जहाँ पर लोक गीतों को समग्रता से समझने की आवश्यकता है, सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे का संस्कार, उसके पीछे की जो सामाजिक उद्देश्य है वो भी, बस वही करने को ठान लिया। और धीरे 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 बहुत समय अब तो बीत गया ये करते हुए। नहीं, मैं एक बात, आपने अपनी ताई जी और दादी की बात की, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें मैंने सुना था कि आपकी ताई जी बहुत अच्छी ढोलक बजाती, बहुत बहुत बहुत, और गाती थी, और आपकी दादी जो है वो आपका हाथ पकड़ के, आप छोटी सी थी, गंगा जी में ले जाती थी और एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाती थी जो कि राम जी पर था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक आप मुझे प्लीज, बहुत बहुत प्यारी लाइन थी। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में, हो कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। मोरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में, हो कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ये केवट हैं जो भगवान राम जब बैठते हैं तो वो घबरा जाते देख के, अरे प्रभु आ गए। और उसके बाद हमारे यहाँ लोकगीतों में उसका दूसरा रूप बड़ा अच्छा मिलता है। मोरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो, राम लखन सिया बैठन वार, अरे केवट खेवन हार, नदिया धीरे बहो, मुरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो। बहुत ही खूबसूरत मैम, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। और देखिए इन गीतों में
भाव गाने में के भी जिन्होंने भी धुनें बनाई वो कितने सुंदर हैं कि वास्तव में आपको लग रहा है कि वो भक्ति भाव से केवट हाथ जोड़े खड़े हैं, और दूसरे गाने में लग रहा है कि नैया आपको टेलीपोर्ट कर देता है उस टाइम पे, ट्रांसपोर्ट कर। अच्छा, एक चीज मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछना चाहती हूँ कि अयोध्या की बात हुई है, राम जी की बात हुई है, और अभी दीपोत्सव हुआ है। जी जी। इतना भव्य होता है दीपोत्सव, इतने दीप जलते हैं एक साथ, भावनात्मक होता है और भव्य होता है, और आप अयोध्या जाती आती रहती हैं, तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैं जरूर जानना चाहती हूँ। मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं अयोध्या से जुड़े, और मुझे एक बात ये कहनी है, अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन दीप जलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक भारतीय के मन में, हृदय में दीप जलता है। अयोध्या में तो दीपदान साक्षात होता है, लेकिन उसको जो देख रहा है या जो सुन भी रहा है उसके हृदय में दीप जलता है। ये कामना, अनंत कामना रही है कि अयोध्या में दिए जलें। वैसे ही जैसे कि प्रभु राम जब आए थे और उनके स्वागत में दिए जले थे। देखिए, दो बातें, एक तो मेरा बचपन, मेरा जो बहुत जुड़ाव गोरखपुर से रहा है, मेरा वहीं शिक्षा दीक्षा हुई है, वहीं के संस्कार हैं, और उसके कारण मेरा लखनऊ आना यानी अयोध्या में रुकना और हनुमानगढ़ी जी प्रणाम करके ही आगे बढ़ना। और उस समय भी मुझे याद है, मैं पिताजी से पूछती थी कि प्रभु राम अयोध्या में जन्मे और राम मंदिर कहाँ है, आप हनुमान जी के मंदिर हमेशा लेके आते हैं। मैं बहुत छोटी थी, तो पिताजी कहते थे हनुमान जी इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि राम का मंदिर आए और बने। तो ये उस तरह का भाव रहा है, और ऐसा भी प्रभु ने समय दिखाया कि अवनीश की पोस्टिंग हुई अयोध्या एज कलेक्टर, 97 की बात है, और तब हमारे रामलला तिरपाल में थे, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। और वो दिन आया जब, क्या कहूँ, जब हम लोगों ने कोर्ट से ये अधिकार पाया कि वहाँ पे प्रभु राम विराजमान हो सकें। और फिर वो इस संयोग था कि हमारे पतिदेव ही उस समय धर्मार्थ देख रहे थे, और ये मंदिर के निर्माण कार्य में उनकी भी गिलहरी के समान उनका हाथ लगा। और मैं अब अपनी बात बताऊं, बतौर लोक कलाकार हम सदा से प्रभु राम के आगमन पे अयोध्या वासियों के उत्साह और उनके दिए जलाने के गीत गाते रहे। तो हमारे लिए, हमारे मानस में, हमारी कल्पना में दिवाली का अर्थ यही है। और जो एक समय आ गया कि लोग उसको एक कह सकते हैं कि लक्ष्मी पूजन तो हमारी परंपरा संस्कृति है, लेकिन एक जो कमर्शियलाइजेशन शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी दिवाली का, जो हो गया कि मूल भाव, मूल उसका जो उसकी कथा का भाव है वो कहीं ना कहीं खो गया। और मैं आज भी मानती हूँ कि दीपावली में आप देखिएगा परिवार एक हो जाता है, कहीं भी हो, लेकिन दीपावली सब अपने घर की करते हैं, ये एक मान्यता है। और उसके पीछे विश्वास भी है कि जैसे प्रभु राम 14 वर्ष के बाद अपने घर लौट के आए, पूरा परिवार हुआ, तो दीपावली का असली अर्थ यही है कि अपने अपनों के पास लौट कर आए, अपने परिवार में आए। और अमावस की सबसे काली रात, 12 महीने की अमावस्या में, एक कार्तिक की अमावस्या है जो सबसे काली, सबसे गहरी काली रात है। और उस समय अयोध्या वासियों का ये विश्वास और ये मन का संकोच और डर भी कि ऐसा ना हो कि प्रभु राम रास्ता भूल जाएं। वो आ रहे हैं, वचन देकर गए, 14 वर्षों में आएंगे, और दशानन का वध करके 20 दिन में पहुंचते हैं, तो वो मार्ग ना भटकें, दिया जला करके राह ताक रहे हैं अमावस की रात। और साथ ही साथ दिया हमेशा से आप देखें तो एक अन्याय के प्रतिकार का भी एक संदेश रहा है कि राम के साथ अन्याय हुआ, राजा बनना था, वनवास को भेज दिया। अब ये दिया जला एक आशा का कि किसी के संग कोई गलत ना होने पाए। मैं तो इस रूप में देखती हूँ दिया जलाना, और आज भी दिया जलाना नकारात्मकता का नाश है, आशा का उद्दीपन है। और इसीलिए राम मंदिर के सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आने से भी पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दीपावली से एक दिन पहले वहाँ पर दीप जला करके परंपरा आरंभ कर दी कि पूरी सृष्टि, जहाँ भी सनातन में आस्था रखने वाले राममय एक एक भारतीय उस दिन मन से अयोध्या में रहे, दीपावली का अर्थ भी समझे और दिए जला करके उस पुरानी परंपरा को पुनः उसका एक कह सकते हैं पुनर्वहन हो।
अब तो बात ही अलग है। अब तो हमारे रामलला अपने अयोध्या में विराजमान है और प्रतिवर्ष जो छोटी दीपावली के दिन वहाँ उत्सव होता है, जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें जिस तरह से, मुझे लगता है वो जिसने भी वो दृश्य देखा है उसका साक्षी बना। मैं आप लोगों से कह रही जो इंटरव्यू देख रहे हैं कि अपने जीवन काल में अयोध्या आकर साक्षात इसे देखने का प्रयास करें, क्योंकि कैमरे कितने भी अच्छे हों मुझे लगता है वो न्याय नहीं करते उस दिन के आनंद की, क्योंकि वो कुछ आनंद दिव्य होते हैं। ये एक आध्यात्मिक आनंद, प्रत्यक्ष देखना, जिस समय देखिए सब कुछ आस्था विश्वास ही तो है। जब रामलीला होती है तो हम तो राम में ही राम का स्वरूप देखते हैं, तो उस समय जब, और अब तो धीरे धीरे स्वरूप इतना भव्य हो गया है। मैंने भी 5 बजे उसमें शाम को दिए जलाए हैं, वहाँ भी रही हूँ। रामलीला भी जो राम शाम को देखते हैं वो भी देखी है, और प्रतिवर्ष वहाँ पे जा कर के मुझे अयोध्या की इस दीपोत्सव का सौभाग्य देखने का सौभाग्य मिला है। मुझे लगता है ये एक इतनी विराट पुरातन परंपरा की पुनर्स्थापना हुई है जिसकी मिसाल दुनिया में दी नहीं जा सकती, क्योंकि आप बड़ा इवेंट तो कर सकते हैं, आप लाखों रुपये खर्च करके एक नई, आप कह सकते हैं एक नया इवेंट, एक नया परिपाटी, लेकिन पुरानी परंपरा की पुनर्स्थापना पुरानी तरह से कि आज भी विश्व के अन्य देशों में होने वाली रामलीला का वहाँ पर मंचन होता है बाकायदा, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देखते हैं, बतौर दर्शक देखते हैं, और साथ ही साथ बच्चे, बूढ़े, युवा, आसपास के सारे लोग बैठ कर के दिया जलाते हैं एक साथ। वो दिया जलना और सरजू के तट पे खड़े होकर के विराट रूप जो हम लोग पूरे घाट पे देखते हैं, वो मुझे लगता है वाकई त्रेता युग में जैसे वापस पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इच्छा शक्ति की बात है। जब कोई चाहता है तो किस तरह से कर गुजरता है। और मैं एक बात और यहाँ पे कहूँगी, इस बार छोटी दीपावली के हर बार आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक माटी मेला यहाँ पर जो आयोजन होता है, जिसमें कुम्हारों के जितने प्रजापति समाज है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ पर अपनी मिट्टी के लक्ष्मी, गणेश, दिए और जितने भी कह सकते हैं आप मिट्टी का सामान है, उसमें गमले भी हैं, उसमें हाथी, घोड़े, गणेश हैं। गुलरिया गांव के, गोरखपुर के हैं तो निजामाबाद के, आजमगढ़ के भी हैं, बाराबंकी के, मुरादाबाद, सब जगह के, पूरे उत्तर प्रदेश के। शुरू में 1-2 वर्ष तो उसको पिकअप होने में समय लगा। आज ये स्थिति होती है वहाँ पर कि अब लोग प्रतीक्षा करते हैं कि दिवाली की खरीदारी ही वहाँ से करेंगे। बदले में क्या हुआ, लोग कहते थे दिए नहीं मिलते हैं। पहले साल मुझे याद है दिए नहीं थे, जितने दियों का आप रिकॉर्ड बना सकें, या कितने लाखों की इच्छा थी, तो लोग कहते थे अब दिए कहाँ हैं। लोग मोमबत्ती जला रहे थे जी, बिल्कुल सही। या फिर वो चाइनीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल दिए हर तरह के आ गए हैं। अब सब कुछ से तो रोजगार जुड़ा है, समाज हमेशा से बड़ा समावेशी रहा है भारत का, लेकिन इतना बड़ा अब तो आप देखिए, अब तो दियों की कोई कमी नहीं और लोग सारे वापस अब मिट्टी के दिए। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा को वापस उस तरह से आना, जैसे हम बचपन में दिवाली मनाते थे उस तरह से आना, तो ये अयोध्या में दिया जलना तो एक बहुत बड़ी लंबी कथा है, 2 शब्दों में इसको समेटना बड़ा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। मुझे एक बात याद आई, जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, आपने इतनी सारी बातें बताई जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं, जो बदलाव लाए हैं। ये तो हम दीपोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन लोक कला की भी मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। जो उन्होंने लोक कलाकारों के लिए बदलाव लाए हैं, मंच दिए हैं जो उन्हें अलग अलग, उस पर आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं हमेशा ये मानती हूँ, जो प्रदेश, जो देश अपने वार्षिक बजट में संस्कृति विभाग का या संस्कृति का बजट प्रतिवर्ष बढ़ाए, उस प्रदेश की समझिए निष्ठा, आस्था, प्रतिबद्धता अपनी संस्कृति और देश के प्रति अक्षुण्ण है, और उससे प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो प्रदेश कल्चर का बजट अपना हर साल बढ़ा रहा है, यानी वह समझ रहा है कि संस्कृति ही असली पाठशाला है, संस्कृति के ही जरिए हम अपने आने वाले बच्चों को, युवाओं को, अपने वासियों को गढ़ सकते हैं। मैं तो बतौर कलाकार आपको बहुत कुछ अंदर की जो बातें मैंने अनुभव की है वो भी बता सकती हूँ। जब कोविड आया और कोविड के समय मैंने उनसे मिलने की, कि उनसे मिलना तो क्या, मैंने उनसे कहा, फ़ोन पे बात हुई मेरी, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि बड़े एक बात मैंने देखी है कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, खोमचा लगाने वालों तक के लिए सरकार ने
तैयारी नहीं, उनको मनताना कुछ दिया जा रहा था, कॉम्पनसेट किया जा रहा था कि वो कहाँ खोम चले जाएं, बाजार बंद है, घर बंद है, कोई निकल नहीं पा रहा था, लॉकडाउन है। मैंने कहा कलाकार एक ऐसी बिरादरी है, एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए कोई सोचता नहीं। वो तो सबका मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं करे, उनकी रोटी रोजी यही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर का किराया देना है, सबके बंद है। हम लोग अपने स्तर से हम कर रहे थे। हम लोगों ने एक वो चलाया, आर्टिस्ट फॉर रूट, जिसमें हम लोगों ने 42 लाख रुपए इकट्ठा किए और हम लोग सबके स्वाभिमान रहे, उनको वो गाते थे फेसबुक पेज पे और हम लोग उनको अकाउंट में पैसा दे रहे थे। ये हम लोगों ने चलाया, लेकिन मैंने कहा सरकार की ओर से भी कुछ इस तरह का हो। और उन्होंने तुरंत, उस समय कल्चर मिनिस्टर थे माननीय नीलकंठ तिवारी जी, उनको सीधे निर्देश उनको किए कि भाई बुलाइए और सीधे कार्यक्रम आप उनका कराइए और देखिए, सुनिश्चित करिए कि एक एक आदमी यदि वो करना चाहें कार्यक्रम, ताकि उनका स्वाभिमान रहे और लोग इस समय घर में उब रहे हैं तो उनका मनोरंजन भी हो। और तुरंत संगीत नाटक आदमी ने इसमें, और उसमें उन्होंने कहा ये देखिएगा कि कोई कलाकार बचे ना, और तुरंत लिस्ट बनी, तुरंत सारे कलाकारों का। तो केंद्र सरकार जो करे, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बता रही हूँ, सीधे एक एक कलाकार को प्रदेश सरकार की ओर से पैसा गया है, जिनके कार्यक्रम भी नहीं हो रहे थे, उन सबको प्रदेश से। उन्होंने तुरंत, सबसे पहली बात, जब बजट बढ़ा है तो बजट कहाँ जाएगा? जब आपने ये वो किया कि स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा, तो चाहे जितनी भी सांस्कृतिक संगठन है उन सबको कहा गया, पहली बात तो अपने अपने यहाँ के स्थानीय कलाकारों को ढूंढो। पहली बार हुआ है भैया कि 75 जिलों में सांस्कृतिक महोत्सव निजी तौर पे हुए, कि वहाँ के निजी टैलेंट हैं जो सरकार ने कराए, सरकार ने कराए। आमतौर पे क्या होता है, कोई रोटरी करा रहा है, कोई करा रहा है, सरकार करा रही कि आप बताइए आपके यहाँ पर इस जिले में बिजनौर में कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन कर रहा है। सांस्कृतिक महोत्सव के लिए बजट उन्होंने दिया कि नहीं, लखनऊ दिल्ली बनारस सब खाली यहाँ नहीं, एक 75 जिलों में कार्यक्रम हुए, अपने आप कार्यक्रम हुए। तो अब लोक कलाकार, तो आप लोक कलाकार देखिए, एक तो मैं बता दूं लोक कलाकार की परिभाषा क्या है। लोक कला माने हम लोग हमेशा देशज से जोड़ते हैं, देश यानी कि हम और आप, लोक यानी जो हमारी आपकी अभिव्यक्ति है। तो खड़ी बोली में भी गा रहा है तो भी लोक कलाकार है, यदि वो एक चित्रकार है तो भी लोक कलाकार है, क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज को अभिव्यक्त कर रहा है, मैं मानती हूँ वो लोक कलाकार ही है। बैंड बाजा शादी में जो बेचारे, हम लोगों ने तो उनको भी हम लोगों ने सपोर्ट किया था कि शादी में जो बेचारी शादियां नहीं हो रही थी उस समय, तो आपको पता है क्या हाल था। तो बारात निकली तो शादी में जो बजा रहे हैं बेचारे ब्रास, ये बैंड वगैरह, तो वो भी तो लोक कलाकारी है, मनोरंजन कर रहे हैं सबका। सारे कलाकारों का कार्यक्रम हो स्थानीय तौर पे, डायरेक्ट उनको पैसा जाए अकाउंट में, अब बीच में कोई नहीं है उनके आजकल, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट की ऐसी, अब तो RTGS NEFT की ऐसी सुविधाएं हैं, और अब प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सुविधा भी कर दी कि अब सबकी जनधन योजना, अब कोई ऐसा नहीं जिसके अकाउंट ना हो। तो हर कलाकार को डायरेक्ट पैसा जाएगा, आधार लगेगा, ताकि कोई इसमें मैनिपुलेशन भी ना होने पाए, डायरेक्ट पैसा जाए ताकि कोई भी बीच में इसमें आपका हिस्सा ना मारने पाए। और तीसरी बात, बहुत दिनों बाद मैंने तो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम वापस उत्तर प्रदेश में होते देखे हैं। जी। हम लोग जब बड़े हुए 80 के दशक की आप बात करें तो हम लोग उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयाग में, बनारस, लखनऊ, आप नाम दीजिए, पंडित रविशंकर जी, भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, किनको हम नहीं सुनते थे। लेकिन वो जैसे यहाँ पर आना ही बंद हो गए, 20 साल एक ऐसी परंपरा यहाँ चली कि न बुलाए जाते थे ना कोई आता था। और मुझे याद है जब हमारी गुरु श्रद्धेय अप्पा जी, श्रीमती गिरिजा देवी जी, मैंने माननीय मंत्री जी नीलकंठ तिवारी जी से उस समय एक चिट्ठी लिखी, अनुरोध किया। मैंने कहा कि यहाँ बेगम अख्तर जी का बहुत सुंदर एक कार्यक्रम होता है उनकी यादें करके, उनके निर्वाण दिवस पे, और उनके नाम पे अवार्ड भी है। लेकिन यहाँ पर एक से एक लोग, सितारा देवी जी, सिद्धेश्वरी देवी जी, बिस्मिल्ला खां साहब, बताइए भारत रत्न इतने यहाँ से, तो हाँ, पंडित रविशंकर जी का यहीं पे जन्म हुआ, हमारी गुरु गिरिजा देवी जी हैं, बिरजू महाराज जी, मतलब पंडित किशन महाराज जी, गुदाई महाराज जी, किसका नाम लें, अनंत है यहाँ पे। तो ऐसा है ना, इनका नाम इसलिए जीवित रहना आवश्यक है कि नई पीढ़ियों के सामने रोल मॉडल क्या रहेगा, हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। तो और इतने सारे जो हिंदुस्तान में घराने हैं वो भी सब उत्तर प्रदेश से निकले। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठुमरी में कराइए, और पुष्पांजलि करके कार्यक्रम शुरू हुआ।
जिसमें कि उत्तर प्रदेश में ये तय हुआ, मैंने ही बल्कि मुझसे उन्होंने कहा रूपरेखा बनाने को, तो मैंने कहा लखनऊ बनारस के अलावा उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह जाए। और ये योगी सरकार जी के समय संभव हुआ कि पहली बार शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें हम लोगों ने, उसमें अश्विनी भिड़े जी पिछली बार आई, उसमें उस्ताद राशिद खान साहब उसमें आए, अब के बार रजब होनकर जी गा करके गए। और ये सब ये कहते हैं कि हम इतने सालों बाद उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, मैं बार बार एक बात कहना चाहती हूँ, जिसका महत्व नहीं कोई समझता, कलाकार से बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। कलाकार के पास मंच है बोलने के लिए। अभी दलजीत दोसांझ आया था, उसने मंच से तारीफ उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की और योगी पुलिस की उत्तर प्रदेश पुलिस की, और सब हंस रहे थे कि कहीं की इतनी जगह कार्यक्रम, 22 कार्यक्रम पूरे देश में किए, और पंजाब का खुद है लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करके गया, बड़ी उसके न्यूज़ में बड़ी उसकी कवरेज आई। यानी इसका महत्व है, कलाकार के पास माइक है। यदि कलाकार प्रसन्न है, किसी बात को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कलाकार उस बात को कहेगा। और मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि राशिद खान साहब जब आए और बनारस में उनको गवाया गया, दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, यहीं बदायूं में जन्मे, इसी बदायूं सहसवान घराने के थे, पद्म भूषण पाए, और जब बनारस आए गाने के लिए तो वो इतने प्रसन्न में उन्होंने कहा कि मैं 21 साल बाद मुझे उत्तर प्रदेश में गाने के लिए बुलाया। 21 साल बाद पद्म भूषण, यहीं बदायूं सहसवान घराने। कलाकार के लिए तो मंच ही सब कुछ है। और उस मंच से यदि उस बात को कह रहा है कि मुझे आप लोगों ने याद किया है, मुझे इस समय याद किया गया है, तो ये बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है, क्योंकि वो स्वीकारोक्ति होती कलाकार की। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि 2017 से लेकर अभी आज तक देश भर के जितने शास्त्रीय संगीत के कलाकार और लोक संगीत के कलाकार उत्तर प्रदेश आए, शायद बहुत समय से ऐसे कलाकार नहीं हैं। वो हमें स्वयं बताते हैं। दूसरा एक और उदाहरण दूंगी, इतने वर्षों से भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, हम वहाँ पढ़े हैं, हमारा भावनात्मक लगाव है वहाँ से। संस्थान विश्वविद्यालय तो बन गया, लेकिन उसकी बहुत सारी समस्याएं जो उसमें बुनियादी थीं वो वैसी की वैसी जस की तस रहीं। आज वहाँ पर एक अलग वातावरण है। छात्रों की संख्या 6 गुनी है, 7 गुनी, दुगनी नहीं, 6-7 गुनी ज़्यादा है। और उनके माध्यम से अब वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, पंडित राजन साजन मिश्र जी वो वहाँ कार्य परिषद में हैं, अभी वहाँ अजय चक्रवर्ती जी, पंडित अजय चक्रवर्ती जी अपनी वर्कशॉप लेने के लिए आए थे। तो एक जिसे कहते हैं ना, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी तरह की सरकार हो, कैसा वातावरण है, ये जो उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा है उस संस्कृति से दिखती है। तो अब कलाकारों की आवाजाही जो पूरे प्रदेश में बढ़ी है, उसके पीछे निर्देश है कहीं ना कहीं कि भाई भारत की सांस्कृतिक आभा जिन विधाओं से प्रदीप्त होती हो, उन कलाकारों का, उन विधाओं का, उन कलाओं का प्रस्फुटन होना चाहिए। तो इसलिए गुंजायमान है शास्त्रीय संगीत भी और लोक संगीत भी। बिल्कुल। मैं इसी बात से मुझे एक बात याद आई है। वैसे तो आप फोक म्यूजिक आपका बहुत ही खूबसूरत है और सब जगह पर व्याप्त है, इसको किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मेहनत की है और जो आप आप सब पे जो इंस्पिरेशन आपने फैलाई है। लेकिन जब बात करती हूँ, ये बात मेरे दिमाग में थी, मैं पूछूंगी ज़रूर आपसे, मैं जानना चाहती थी कि बॉलीवुड म्यूज़िक, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो यहाँ से आकर के गाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ पर जाएं और बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम करें। आपका जो गाना है सुंदर सुशील, वो मेरा फेवरेट गाना है, बेहतरीन गाया है आपने। मतलब मैं जब भी सुनती हूँ उसको तो पूरी एनर्जी बॉडी में आ जाती है। बहुत अच्छा गाना गाया है। उसका कुछ अगर आपके पास किस्सा हो तो मैं वो सुनना चाहती हूँ। उस गाने का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस गाने का किस्सा तो देखिए, मेरे पास फ़ोन आया एक दिन और बोले मैं अनु मलिक बोल रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। हमने कहा जी, ऑफ कोर्स जानती थी। मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा एक गाना है और फिल्म आ रही है दम लगा के आयशा, और यशराज की है। यशराज स्टूडियो में गाना करना है और सिचुएशन ये है कि सामूहिक विवाह, ओपनिंग सीक्वेंस है दरअसल, जिसमें शादी हो रही है और वो ऑर्केस्ट्रा में गाना हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप उसको बिल्कुल, वो आप और इंडियन ओशन के राहुल राम थे, तो हम दोनों मिलकर गाइए ऑर्केस्ट्रा के अंदाज में। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और मैं फिर गई और वहाँ गाना जब गाया तो अनु मलिक जी आज भी शायद वो इकलौते म्यूज़िक डायरेक्टर है जो हारमोनियम लेकर आज भी धुन बताते हैं पुराने अंदाज में। तो जब गाना हम लोगों ने गाया तो अब हम लोग गा रहे थे सोबर स्वीट हाई, तो कैसे नहीं, सोबर स्वीट हाई ऐसे गाइए, थोड़ा लाउड, जो ऑर्केस्ट्रा में जो घिसी हुई आवाज़ होती है थोड़ी वैसी गाइए। तो वो अपनी आवाज़ बदल करके थोड़ा सा कर्कश करके गाना पड़ा।
ख़ास बात ये कि वो चाहते थे कि इसमें वो पिक्चराइज भी हम पे करना चाहते थे कि बाद में वो कि मैं ही ऑर्केस्ट्रा में गा रही हूँ उसको स्टेज पे जो फिल्म में जो आया है। लेकिन जैसा होता है फिल्मों में, जिस दिन वो शूट करे थे मेरा कार्यक्रम था उस दिन, तो इसलिए वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्मों का। देखिए, जो आपने पूछा मुझसे, वो मेरी पूरी यात्रा शुरू हुई। मुझे सबसे पहले समीर जी ने फिल्म के लिए गाने के लिए, एक मन की आशा था जिसके लिए मैंने गाया, और फिर प्रीतम जी ने बुलाया था एजेंट विनोद के लिए, दिल मेरा मुफ्त मैंने गाया था। बहुत खूबसूरत है वो, जो आपने उठाया है वो बहुत ही प्यारा है सच। लेकिन एक चीज़ जो आपने पहले पूछी कि देखिए, हर कलाकार की वृत्ति होती है। पहले आपने क्लासिकल म्यूज़िक पूछा था कि वो सीखा और वही गाती हूँ, और वो भी आज भी गाती हूँ। गुरु घराने से हम ठुमरी, दादरा, बनारस का पूरा बंग वो भी गाती हूँ, ये भी गाती हूँ। लेकिन क्या कारण है कि लोक संगीत के प्रति लगाव? तो फिल्म म्यूज़िक के भी जो आपने बात पूछी कि क्या कारण है कि वहाँ यदि वो गली, वो रास्ता चुन लिया होता कि यही करना है, बॉलीवुड ही जाना है, तो वहाँ जाकर रहती और कुछ ना कुछ वहाँ पे करती। लेकिन जब जीवन का उद्देश्य उससे बहुत बड़ा लगने लगे, 2 गाने गा कर के नाम कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, या वो वाला जो ग्लैमर कह लीजिए, वो मुझे कभी ग्लैमरस नहीं लगा। उस तरह की प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि वो हमें कभी उतनी भाई नहीं। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि फिल्म के गाने गाने से किस प्रकार की व्याप्ति होती है। उसमें तो कहीं, अभी एक गाना मेरा नया आ रहा है जो अभी 7 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है, हक। अच्छा। जो प्रकरण हुआ था उस पर फिल्म बनी है, यामिनी गौतम है उसमें, और यामी गौतम, और 9 को उसमें 9 नहीं आई थिंक 7 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो उसमें गाना एक आएगा विशाल मिश्रा के साथ मैंने किया, जो भी उन्नाव के हैं। देखिए, तो और इतना इस समय तो गज़ब का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब ये पूछते हैं लोग कि फिल्मों में इतना नाम है, इतनी ग्लैमर है, आप वहाँ क्यों नहीं गई, या कोई गाना आ रहा है कि नहीं, मुंबई क्यों नहीं गई। हाँ, तो मुझको यही लगता है कि भाई वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से ज़िंदगी का एक लक्ष्य ढूंढता है कि उसको करना क्या है। वो मेरा कभी से लक्ष्य नहीं था। आज भी राजपाल यादव ने अपनी चाहे फिल्म के लिए गाने के लिए बुलाया हो, चाहे वो प्रीतम जी ने बुलाया हो, चाहे अभी इस फिल्म के लिए आया हो, वो फ़ोन करते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, जब बुलाएं तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन लक्ष्य समाज की सोच को बदलने का था। लक्ष्य पुरानी परंपराओं को उसी मर्यादा के साथ प्रतिष्ठित करना था। लक्ष्य भारतीय संस्कारों के प्रति आदर जगाना था। लक्ष्य गुम होते लोकगीतों को फिर से गाने में अभिमान महसूस कराना था। 40 साल से यही कर रही हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि समाज की सोच बदलना, उससे बड़ा काम तो मुझे लगता कुछ नहीं। तो वो हिट और ये उससे बहुत अलग हमने हमेशा से अपनी एक दिशा रखी। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं आज उत्तर प्रदेश में देखती हूँ। इतनी मुझे अब लगता है कि जो मैं करना चाहती थी, अभी तो मुझे मेरे मन से आप सवाल पूछ रही थी, मेरे मन में तो मुझे यही लगता है कि जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, जो मेरी आकांक्षा थी, वैसी सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है। उस प्रकार की सरकार है जो संस्कृति का मोल महत्व समझे, जो कलाकार के सम्मान की रक्षा करे, जो लोक कलाकार को मंच दे, जो एक नहीं हर मंच पे कलाकारों को जगह दे। और मुझे लगता है ये इस प्रकार के इतने, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ, उसके बहाने कितने कलाकारों को मंच मिला है। और नई नई विधाएं, जैसे अभी देखिए, आपको एक आपने पूछा था क्या क्या, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव के बहाने कलाकारों को कार्यक्रम देना है। कलाकार क्या कहेंगे, आज़ादी का देश गीत गाएंगे। लेकिन गाथा गायन परंपरा जिसमें बिरहा है, जिसमें आला है, तो हमारे यहाँ पे भले ही इतिहास की किताबों ने हमारे देश के नायकों के संग न्याय न किया हो, लेकिन गीतों ने किया। यानी कंठ के द्वारा हमारे पूर्वजों ने, वो वीर कुंवर सिंह की कथा हो, वो मंगल पांडे की कथा हो, आल्हा उदल की कथा हो, उसकी रक्षा की, झांसी रानी की कथा हो, नाना पेशवा की कथा हो। तो उन गीतों को, अब उन गीतों को कहाँ गाएं? सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी, वहाँ भी मंच मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये कार्यक्रम चले महीने, पूरे साल चले। तो आप देखिए उसी बहाने कितने पुराने गाने फिर से सामने आ गए। लोगों ने उन गीतों को गाया। हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम बनाया था, मुक्ति गाथा, उसमें हमने प्रतिबंधित किए हुए गीतों को सामने हम लेकर आए थे। जिन गीतों को प्रतिबंधित किया गया। अब आज देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वदेशी, बार बार आजकल वो एक ही बात कह रहे हैं, स्वदेशी पहनो, स्वदेशी का ही, विदेशी बहिष्कार करो तो नहीं बोल रहे वो ये कह रहे स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी ही अपनाओ। उस समय बापू ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, स्वदेशी चरखा क्या था? स्वदेशी का ऐलान था।
और कितने हम लोग को गीत मिलते हैं, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, ये हम लोग को गांव में गीत मिला, हम लोगों ने उस पर एक मिलकर के कार्यक्रम किया। तो जब आप एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि कलाकारों को भी आप प्रोवोक करते हो, इंस्पायर करते हो, भाई ये करना है, तो वो करते हैं। अभी हम लोगों ने कजरी की वर्कशॉप की, भातखंडे के बच्चे भी गए, देश भर के बच्चे गए, 50 बच्चे हम करते हैं, गाँव में जा कर के हम लोग कजरी सीखते हैं। ये जो एक हमारे मन की जो चीज़ है, उसको आज लगता है कि ऐसी सरकार है, ऐसे लोग हैं, और शायद बहुत कुछ एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण सा भी इस समय लोगों के मन में भी इन चीज़ों के प्रति आदर का भाव जागा है, तो उसका भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जब आपने जीवन के लक्ष्य की बात की, तो उसको पता करना कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, उस पर चलना और उसको उतनी श्रद्धा के साथ अचीव करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन आपने वो काम किया है। जब आप गांव-गांव जाती हैं या जब आप कहानियां सुनती हैं, तो उत्तर प्रदेश जब आपके दिमाग में आता है, तो कौन सी ऐसी मतलब जो पिक्चर है जो पेंट हो जाती है आपके दिमाग में, जानना चाहती हूँ मैं। मेरे लिए इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, इसलिए क्योंकि मैंने जितना उत्तर प्रदेश को जिया है उतना कौन जिएगा। फिजिकली यदि बोलूं तो मेरे पिताजी अलग अलग जगह पोस्टेड रहे। मिर्ज़ापुर में मेरा बचपन बीता, कन्नौज में जन्म हुआ, झांसी रही, गोरखपुर में रही, लखनऊ रही, और फिर पति के संग कौन कौन से जिले, ललितपुर, जौनपुर, आजमगढ़, हर जगह हम लोग साथ रहे, और बनारस, मेरठ, बदायूं, पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। ससुराल कानपुर की, और अवनीश की, इनकी ननिहाल बांदा की, हमारे पिता की ननिहाल फतेहपुर की। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब फिर ऐसा व्यक्ति के संग जब कलाकार कोई जुड़ जाए जिसने ये सब देखा हो, हर शहर की अलग संस्कृति, हर गांव का अलग गीत, हर गांव की एक अलग परंपरा, तो उसको इतना मैंने आत्मसात किया कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राष्ट्र है, एक जीता जागता राष्ट्र, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती हैं, सरजू राप्ती मैया है, जहाँ पर दुआबा है, खेती है, एकदम शस्य श्यामल जिसको आप भूमि कहते हैं, जहाँ पर ऋषियों ने बैठ कर के चिंतन मनन किया कि जीवन क्या है और जीवन में हमारे इस अस्तित्व का लक्ष्य क्या है। यहीं बैठ कर के नैमिषारण्य में बैठ कर के उन्होंने उपनिषदों की यहीं पर रचना की। नारायण ने स्वयं उत्तर प्रदेश को चुना अवतार लेने के लिए, पहले त्रेता और उसके बाद द्वापर में अयोध्या और फिर मथुरा, जहाँ पे स्वयं महादेव कैलाश छोड़ करके वास करते हो, काशी, और जहाँ महादेवी स्वयं उनके संग अन्नपूर्णा बन करके काशी में बैठी हैं, विंध्याचल में बैठी हैं, ललिता यहाँ पर ललितेश्वरी में बैठी हैं। मैं कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन करूँ, जहाँ पर आज जो हम भाषा बोलते हैं वो संस्कृत हो, या जहाँ पे हम और भी जाएं, स्वामी महावीर की हम बात करें, हम अपने बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध जहाँ पर चिर निद्रा में जाते हैं, जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहाँ पे देश का सबसे बड़ा चिंतक पूरे सर्वकालीन कबीर जन्म लेते हैं, ज्ञान देते हैं, तर्क रखते हैं, और साथ ही साथ संत परंपरा के गुणगान को करने वाले तुलसी और कबीर। मैं कहाँ कहाँ से नाम लूँ, कवियों का नाम लूँ, रसखान का नाम लूँ, कि खुसरो का नाम लूँ, कि मैथिली शरण गुप्त का नाम लूँ, कि निराला का नाम लूँ, और फिर यदि आज बोली जाने वाली उर्दू की ज़मीन और उर्दू को आवाज़ देने वाली उत्तर प्रदेश। तो मैं एक शब्द में क्या बताऊँ मुझको बस, लेकिन यदि एक शब्द कुछ कहना होगा तो सिर्फ गंगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। तो एक शब्द में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत कहूँ तो मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश धर्म है, अध्यात्म है, कर्म है, जीवन है, भक्ति है, साहित्य है, संगीत है, कर्म है, धर्म है। अच्छा, एक चीज़ आपके बचपन से पूछना चाहती हूँ मैंने पढ़ा था कि आपने 5 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था अपना ये जो लक्ष्य था इसको। अच्छा, मैंने अभी लक्ष्य की बात की, बहुत मुश्किल होता है ये डिटरमाइन करना कि अब ये मुझे करना है, इसी में मुझे आगे जाना है। फिर विवाह भी हुआ, मैंने पढ़ा आपने उसके बाद भी हर चीज़ की, कैसा रहा ये मैं जानना चाहती हूँ, ये पूरा आपका ये जो सफ़र है। ईमानदारी की बात है कि 5 साल का बच्चा तो लक्ष्य शब्द का अर्थ भी नहीं जानता, न उसके मन में कोई लक्ष्य होता है। उसके मन में तो लक्ष्य होता है कैसे ये क्लास ख़त्म हो, मैं यहाँ से भागूँ। चंचल बच्चा, उसको उतनी दूर के भविष्य तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये जो मन है, मन
तो बहुत पहले से मुझे लगता है देह जब आती है और मन उसमें पहले से प्रतिष्ठित होता है, उसे शायद वो यात्रा पता होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे गुरुजी हमें आते हैं, माँ ने गाना सिखाया। एक मन होता है बच्चे का जो कहता है नहीं बैठो सीखो, ये सीखने वाली बात है। वो मन इतने चंचल बच्चे को भी धैर्यवान बना देता है कि नहीं वो बैठ करके ग्रहण करे। मन कहता नहीं रुको, वो मन उसको कुछ गाने का तो वहाँ पे उसको कहता ये देखो ये सुनो। ये मन जो है जिसको आप आत्मा कह सकते हैं, चित्त जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी यात्रा तो अनंत है ना, कई जन्मों की है। ये तो देह से पहले की है, आप समझ रहे हैं। मैं इसलिए अपने लिए कहती हूँ, पिताजी डॉक्टर थे, उन्हें शौक बहुत था, माँ को बहुत शौक था, लेकिन कोई दूर दूर से नहीं गाता। और उनको भी शायद सिखाने की कामना इस प्रकार से थी कि लड़कियों को गाना आना चाहिए, शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। लेकिन मैं मंच पे जाऊंगी और इतना परिश्रम करूंगी, इसकी शायद कल्पना उनको भी नहीं थी, क्योंकि उस प्रकार का कभी कोई हमारे सामने रोल मॉडल भी नहीं था। और घर परिवारों में तो वो हमारा वो समय था कि जब महिलाओं का मंच पे आना बहुत बड़ा ऐब माना जाता था। प्रतिष्ठा नहीं थी, आलोचनाएं ज़्यादा थीं। तो उस समय कोई भी माता पिता उसकी बहुत लंबी यात्रा नहीं सोच सकते। लेकिन मन था, उस मन ने कभी मेरी पढ़ाई के संग संग शिक्षा दीक्षा मेरी कार्मल से हुई, गोरखपुर से, और उसके संग संग संगीत साथ साथ चलता रहा। तो ये मैंने हमेशा रहा कि पढ़ाई संगीत साथ साथ, तो बचपन से संतुलन करना आ गया था। बैलेंस कि पढ़ाई में भी एक्सेल करना है, संगीत में भी एक्सेल करना है। तो वही जो आज भी काम आ रहा है कि वैवाहिक जीवन में भी एक्सेल करना है, कैरियर में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब शादी हुई उसके पहले मैं कार्यक्रम दे रही थी। कार्यक्रम मेरे मतलब मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो चुकी थी, और तब जब विवाह हुआ तो वो जो एक विवाह होने के बाद छोटी जगहों में रहना और बहुत अस्थिरता भी कि कितने आज इतने महीने एक ज़िले में 7 जगह, हर जगह गाने बजाने का माहौल भी नहीं, तबले वाला भी नहीं, रियाज को भी नहीं, और दूसरा वैसा माहौल भी नहीं था। लोग ये सोचते थे कि विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब तो गाना बजाना बंद, गाना बजाने के लिए आपको बम्बई जाना पड़ेगा, एक ये मानसिकता थी। लेकिन मैंने ये चुना था कि मैं जो करना चाहती हूँ करूँगी, लेकिन अपनी शर्तों पे करूँगी। मैंने जब ये जीवन चुना है या जीवन ने मुझे चुन लिया है, तो मैं लोकगीत में यही तो है कि इस संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ पहली इकाई है परिवार। यदि परिवार साथ नहीं, परिवार का मार्गदर्शन, परिवार का आशीर्वाद साथ नहीं, तो किस समाज की बात कर रहे हैं और किस देश की बात कर रहे हैं। उस परिवार में सब कुछ अच्छा वो भी जरूरी नहीं, सबको साथ लेके चलना है, साधना, यही संतुलन की बात है। तो वो करते करते बस मैंने तब लक्ष्य मेरा बना कि यही करना है जो साध रही हूँ मैं। ऐसी मेरे साथ बहुत सारी औरतें हैं जो कर रही हैं, जिनका विवाह हो गया, परिस्थिति नहीं हुई, कभी पति ने आगे नहीं बढ़ने दिया, तो कभी सास को अच्छा नहीं लगा, कभी खुद की संकोच। सब अधिकतर मैं आपको बता दूं, लोग दोष सास और माँ को देते हैं। जो तीसरा संकोच है वो सबसे बड़ा है कि महिलाओं को लगता है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने क्या। और कलाकार होने पे तो देखिए सबसे बड़ा जिगरा आर्टिस्ट का क्यों होना चाहिए कि वंस यू आर ऑन स्टेज यू आर सब्जेक्ट टू स्पेक्यूलेशन। पीपल विल क्रिटिसाइज यू, पीपल विल प्रेज यू। आप तो फिर आप यू आर लाइक आपको फिर आप मंच के सामने हैं और दर्शक आपको फिर देख रहे हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी कह सकते हैं और वो उनकी राय है। यदि तालियां बजा रहे हैं आपके संग, तो फिर यदि कुछ छीटाकशी है या कुछ उन्हें अच्छी नहीं लगा तो वो भी उनका अधिकार है। अब आपके भीतर इतनी उदारता हो, सदाशयता हो कि उसको भी आशीर्वाद समझ करके अपने आप को बढ़े गढ़े, ये बहुत कम लोग कलाकारों में हो। तो जैसे आपने पूरे यूपी को इतना देखा है, इतना भ्रमण किया है, तो जो उत्तर प्रदेश में बदलाव आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो उनको आप कैसे देखती हैं? उत्तर प्रदेश तो आज वाकई उत्तम प्रदेश है। जो बदलाव जितने आए वो मुझे लगता है मैं हमसे ज़्यादा कौन बता सकेगा। मैं इसलिए कहूँगी कि हमारी पीढ़ी एक पूरा जैसे कहते हैं ना काल चक्र, वहाँ से यहाँ पर आते हुए हम लोगों ने फिर शीर्ष पर उत्तर प्रदेश को आज जाते हुए देखना मेरे जैसे अशेष उत्तर प्रदेश वासियों के लिए इतना सुखद है। आज जो अभिमान है, जो गौरव है कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, ये एक चीज़ तो दिखाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मन में आस्था है और दृढ़ निश्चय है, उसका संकल्प है कि मैं चीज़ें सुधार दूंगा, तो क्या बदल नहीं सकता।
मुझे तो यही लगता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए यही कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो बदलाव आया है, उसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हमने जैसा आपको बताया, मैं कन्नौज में पैदा हुई, मिर्ज़ापुर, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, पूरे प्रदेश की एक यात्रा रही मेरी। मैं यहाँ पे चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हूँ 2011 में भी और 2014 में भी। कहाँ से कहाँ तक की राजनीति भी देखी है, क्राइम भी देखा है, और बिना बात गोली चलते हुए भी देखा है, आंखों के सामने देखा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी देखा है, और राजनीति द्वारा सब कुछ स्वीकार किया जाना बल्कि फैशन मान लिया जाना, वो भी देखा है। इसी तरह से भ्रष्टाचार भी किस प्रकार से न सिर्फ सिस्टम में स्वीकृत हो जाए बल्कि सर्वोपरि रखा जाए। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसका उतना बड़ा सम्मान। उस प्रकार का जो अकल्पनीय आप सोच सकते हैं, जो दुखद एक पक्ष है, हम लोगों ने वो सब उत्तर प्रदेश में देखा है। और एक चीज़ जिसके लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी, वो थी यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। एक नागरिक अपने घर में अपने स्थान पे ही नहीं सुरक्षित है, इससे बड़ी विपदा तो कोई हो ही नहीं सकती। और जब रक्षक ही, यदि रक्षक ही आंख मूंद लें या आपकी एफआईआर ना दर्ज करें, या फिर रक्षक ही भक्षक के रखवाले हों, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर क्या न्याय की उम्मीद होती है। हम लोगों ने वो उत्तर प्रदेश को आज ऐसे उत्तर प्रदेश में देखा है जहाँ अपराधी अपराध करने से पहले थर थर कांपता है, होने वाले अंजाम से डरता है, और उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है यहाँ की ऑलराउंड तरक्की पर। आप सबसे पहले तो लोग कहते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर की इन्वेस्टमेंट छोड़िए, सबसे पहले तो यहाँ रहने वाला वासी, हर माँ की मन की एक उसका दिल धड़कता रहता है जब बेटी काम पे जाती है बाहर कि वो शाम को अच्छे से लौट आए। हर माँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमारी बेटी तो मैं जानती हूँ। योगी सरकार में सबसे बड़ी तब्दीली याद ये आई कि लड़की ऐसे ताल ठोक करके निकलती और माँ भी अपना बाकी काम करती, उसे पता है कि बेटी सुरक्षित रात बेरात वापस आएगी। जैसा हम लोग एक समय में गुजरात के लिए सुनते थे, मैं आपको एक अपना आंखों देखा एक अनुभव बताती हूँ, और उसको देखने के बाद मुझको ये महसूस हुआ कि वाकई कितनी तब्दीली आई। लोग चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, और हम तो देख ही रहे थे, लेकिन उस दिन साक्षात मैंने जो देखा, मेरा सीना वाकई गर्व से चौड़ा हो गया कि ये है अपना यूपी। हुआ ये कि आपने एक्सप्रेसवे देखा होगा, तो जब आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ को आते हैं, जो पहला जो टोल पड़ता है, तो मैं, मेरी बेटी, मेरे बच्चे सब साथ में थे, और रात के 11 बज रहे थे, 11:30 12 बजे, और कोहरा था, ठंड की रात। टोल पे जैसे ही गाड़ी थी, हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ी थी और टैक्सी थी, हमने जैसे ही गाड़ी रोकने लगे हम, तो देखा लाइन थोड़ी लंबी लग गई टैक्स देने में, 3-4, तो ज़्यादा देर लगने लगी। तो हम लोगों ने जब शीशा खोल के देखा कि देर क्यों लग रही है, तो देखा कि जैसे अपनी अपनी शिफ्ट ख़त्म होती है, तो दोनों टोल से 2 लड़के बाहर निकले और 2 लड़कियां चढ़ी अपने काउंटर पे आगे का काम करने के लिए, और फिर उन्होंने बंद किया, काम शुरू किया, हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। तो मैंने उसको देखा और मैंने कहा तुम कहाँ रहती हो? तो उसने कही पास में गांव है। तो मैंने कहा तुम यहाँ, तुम्हें कौन छोड़ गया? बोले बापू। 2 लड़कियां नाइट ड्यूटी करने के लिए सुनसान एक्सप्रेस वे पे एक साथ आई, उनके पिता उनको छोड़ गए थे और वो सुबह वापस जाएंगी। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस तब आता है जब प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको ये आश्वस्त करती है कि आप सुरक्षित हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है, ये ऐसा कभी पहले देखा सुना नहीं गया था। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय, जहाँ से हम आ रहे थे, जहाँ पर आप निकल रहे हैं और शाम के वापसी का कोई भरोसा, एक समय में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। इस प्रकार का आत्मविश्वास तब आता है जब आपको ये पता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे संग कोई गड़बड़ करने से पहले 50 बार सोचेगा।
देखिए वही पुलिस है, वही व्यवस्था है, लेकिन जब सख्ती हो गई, सरकार का यह दृढ़ निश्चय लागू है कि भाई कोई अपराध होगा नहीं, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, और ये सिर्फ कहा नहीं गया, ये करके दिखाया भी गया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, तब वो स्वाभिमान, वो कॉन्फिडेंस माओ में भी आता है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव बेटियों पे है, औरतों पे है। आज उत्तर प्रदेश में चलने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं अभी मिली बिजनौर में, विदुर नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं महिलाएं, 250 स्त्रियां हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं उनका टर्नओवर क्या है, 8 करोड़ रुपए सालाना। अभी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से जो ग्रेटर नोएडा में एक्सपो हुई है उसमें उन्होंने उनसे भेंट की। ये 250 महिलाएं हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, और चूंकि काम ऐसा है, वो साबुन बनाने से लेकर अचार पापड़ बड़ी सब बना रही हैं। वो खुद हमसे बता रही थी, देर रात हो जाती है। कुछ औरतें हैं जो नदी पार से आती हैं और वे आ जा पा रही हैं, किस, क्योंकि बेखौफ हैं। उनके पति भी अब उनको साथ लाते हैं, क्योंकि अब पता है कि वो जो एक कह सकते हैं कि जो एक असामाजिक तत्व होते थे, जो इसी फिराक में रहते थे कि कहीं कोई लड़की कोई भी जो अपने काम से जाती वही मिल जाए, अब वो सारे उड़नछू हो चुके हैं सारे ज़िलों से। ये कब होता है? ये तब होता है जब सरकार का मुखिया ऐसा हो जो ये सुनिश्चित करे कि कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर ने न सिर्फ शांति लेकर आया, वो यहाँ के उद्योग धंधों पे, वो कुटीर उद्योग हो, वो सारे ऐसे घरेलू धंधे जिससे स्त्रियां जुड़ी हैं, जैसे मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया, या ऐसी लड़कियां जो आज कंप्यूटर सीख रही हैं, जॉब कर रही हैं, नर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं, यहाँ से लेकर बड़े मल्टीनेशनल्स तक, जो पहले उत्तर प्रदेश आने से इसलिए डरते थे कि भाई मैं तो बहुत खुल के बता रही हूँ कि यहाँ पर आएंगे तो पता नहीं क्या व्यवस्था हो, कि इतनी व्यवस्था भ्रष्टाचार में पता नहीं कितना पैसा मांगा जाए, क्या है। यहाँ पे ऐसी सरकार है, ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका जीवन का उद्देश्य ही जन कल्याण है, लोक कल्याण है। लोक कल्याण की जब कामना लिए हुए एक संत यदि बैठा हो कुर्सी पे, और वो सिर्फ कह नहीं रहा, वो करके पूरा सक्षमता दिख रही इतने वर्षों से, तो वो यही चाहते हैं कि भाई शांति व्यवस्था हो, कि हमारी कल को फैक्ट्री हो। आज हम लोग को हंसी आती है कि कनाडा में किसी के रेस्टोरेंट पे जाकर के लोग पथराव कर रहे हो, तोड़ रहे हैं। आज अमेरिका में यदि कोई दंगा हो गया तो वहाँ पर एप्पल के और इसके सब स्टोर लूट के ले जाते हैं। ये कभी भारत का इतिहास हुआ करता था, आज से कई कई दशक पहले। आज मुझे तो लगता है हम लोग तो चोरी की घटना भी जल्दी नहीं सुनते। तो वहाँ से यहाँ तक की यात्रा उत्तर प्रदेश की एक बहुत गौरवशाली यात्रा। और एक बात मैं और यहाँ जोड़ूंगी, हमेशा हमारे यहाँ पर एक मिथ बना रहा कि स्त्री का सम्मान, नारी का सम्मान, उसकी जो भारत में या भारतीय संस्कृति में जो उसकी उपस्थिति है वो देवी के रूप में है, पुरुषों के लिए नहीं। देवी के हैं कि 9 दुर्गा के रूप मनाए जाते हैं, चैत में भी और यहाँ भी 9 देवियाँ। देवी को, स्त्री को देवी ही कहा गया, हमेशा देवी माना गया, यानी कि उसको वहाँ पर बैठाया गया। शक्ति के रूप है, वही ऊर्जा की कारक है। और 9 स्वरूप इसलिए कि वो बेटी भी है, वही माँ भी है, वही कल को बहन, और वो बहन हो जाती है तो बेटी होना नहीं छोड़ती, वो पत्नी बन हो जाती है तो अपना भाई का अपना बंधन नहीं भूलती, सास हो जाती है तो भी अपने पिता की सेवा करने जाती है। आज की वो 9 दुर्गाएं अलग हैं कि आज वो तो काम भी कर रही हैं, बच्चे की फीस भी जमा कर रही हैं। सिर्फ शक्ति ही ये कर सकती है, वो स्त्री के अंदर वो शक्ति है। प्रभु ने भी स्त्री को ये ताकत दी है कि पुरुष भी सृजन नहीं कर सकता, सिर्फ स्त्री कर सकती है। अब आप देखें कि मुख्यमंत्री मिशन शक्ति लॉन्च करते हैं, उसका नाम कुछ भी हो सकता था, मिशन शक्ति। और मुझे आज भी याद है कि देवी पाटन मंदिर में नवरात्र थी, चाहे चैत की, वहाँ से लॉन्च किया था, यदि मेरी स्मृति सही है तो, जहाँ इतना बड़ा शक्तिपीठ है देवी पाटन का, गोंडा बलरामपुर में हमारे। और वहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मिशन लॉन्च किया तो उसका पीछे उद्देश्य यही था, उस दिन वही था कि ट्रैफिक व्यवस्था भी आज स्त्री देखेगी, सारी स्त्रियां ही सारा वो देखेंगे। जो फ़ोन कॉल्स आते थे अपने जो बताने के लिए कि हमारे संग दुर्व्यवहार, फ़ोन कॉल जो आपके 1090 पे जो, वहाँ पे भी महिला को नियुक्त किया गया, वही फ़ोन कॉल सारी देखेगी। और अब जाकर वो उद्योग से लेकर के कानून व्यवस्था सब में, यदि एक स्त्री अपनी शिकायत कर रही है तो उसको एक स्त्री ही जाकर के अटेंड करेगी, वही देखेगी।
पिंक बूथ बनाए गए थाने, वो आपको पता है। ये सब, ये जो पहल, इस तरह की पहल है जो मुझे लगता है कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। क्योंकि आधी आबादी, हम बोलते तो हैं आधी आबादी, और कभी कभी आधी आबादी हम बड़े तिरस्कार से कहते हैं। आधी आबादी क्या, पूरी आबादी वही है, वही घर को चला रही है, आपको वही ऑफिस भेजती है, और वही बेटे को भी इम्तहान होता है तो उसके पहले आशीर्वाद दे के भेजती है। ये शक्ति क्या है, उसको स्त्रियों से, सुरक्षा से और आत्मनिर्भरता से भी जोड़कर मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने जितने मुझे लगता है सुंदरता से उसका एक संदेश दिया है, वो लोगों के बीच में गया है। अयोध्या जब हम पहले जाते थे उसमें कितना बदलाव हुआ, और अब जब मैं अयोध्या जाती हूँ तो मेस्मराइज हो जाती हूँ। इतने सारी चेंजेस, इतनी भव्यता, इतना खूबसूरत। आप कैसे देखते हैं अयोध्या को अब? मैं अपना अनुभव तो बताऊंगी, लेकिन मैं बात को यहाँ से आरंभ कर रही हूँ कि आने वाले वर्षों में अयोध्या विश्व की सुंदरतम नगरी होगी। जिस प्रकार के वहाँ प्रयास हो रहे हैं और जिस प्रकार की योजनाएं हैं, जितना धन वहाँ पे के लिए आवंटित हुआ है, और जिस प्रकार का विस्तार है, जिस प्रकार से पूरे विश्व भर से मैं कहूँगी